नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पीसीएस 2025 की, जो 12 अक्टूबर 2025 को होने वाला है, जिसमें अब सिर्फ 35 दिन शेष हैं। अब आप 35 दिनों में ऐसा क्या करें कि प्रीलिम्स की कट ऑफ आप क्रॉस कर लें। तो उसके लिए मैं कुछ प्रश्नों का भी मैं इतिहास के कुछ प्रश्नों को बताने वाला हूँ। इससे पहले आप कुछ चीज़ें पढ़ सोच लें, सुन लें कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अब ये जैसे कि बुक पढ़ने का टाइम तो रहा नहीं है अब आपके पास जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको बार-बार रिवीजन करें और पढ़ने का जो है आप बीच-बीच में पीवाईक्यू ज़रूर देखें। पीवाईक्यू सब्जेक्टिव के देखते रहें जैसे इतिहास, भूगोल के कहाँ-कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले साल एग्ज़ाम में। तो पिछले सालों में जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए वहीं के आप तैयार कीजिए कि अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि आप किसी की स्ट्रेटजी आप इस फॉलो कर पाएँ, किताबों को पढ़ पाएँ, नोट्स को पढ़ पाएँ। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वो पढ़ें क्योंकि 35 दिनों में पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए आप उतना सब नहीं कर पाएँगे। तो 1 दिन में कितने घंटे पढ़ना है ये अपने आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग और काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं स्टूडेंट हैं, पूरा दिन उनके पास है पढ़ने के लिए। तो जिनके पास पूरा दिन पढ़ने के लिए है, वो लोग ये समझ लें कि लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ें। 8 घंटे से कम पढ़ाई नहीं करनी है अब इस समय आउटपुट उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे तो आना ही चाहिए। 5 से 6 यानी कि जैसे आपने 2 घंटे से ती या 3 घंटे पढ़ाई की आपने, तो एक्चुअल में आपने कितनी देर पढ़ा, वो होता है आउटपुट, ठीक है? आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने ढंग से जो पढ़ाई की है, मान लिया 1 घंटा ही की है, तो वो आउटपुट 1 घंटा निकल के आया है। आप इसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, बहुत मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको चीज़ें तभी याद रह पाएँगी एग्ज़ाम हॉल में, क्वेश्चन आपने देखा और विकल्प नीचे सामने आए। आपको जो सरल सवाल हैं, आसान प्रश्न हैं, उनके विकल्प तो आपको तुरंत इंडिकेट हो जाएँगे, लेकिन जो कठिन प्रश्न होते हैं, उनको समझने में दिक्कत होती है, वो तभी हो पाएँगे जब आपने मल्टीपल रिवीज़न किया होगा। मोर प्रैक्टिस का मतलब होता है आप बार-बार रिवीज़न करें, बार-बार टेस्ट दें। आप टेस्ट सीरीज़ कोई-सी भी जॉइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, टेस्ट लगाना ज़रूरी है। आप इधर सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, उधर टेस्ट लगाइए। सब्जेक्ट कंप्लीट किया और सेक्शनल टेस्ट देने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट पे जोर दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट से क्या होता है कि आपको 150 क्वेश्चन मतलब पूरे सब्जेक्ट के मतलब सभी सब्जेक्ट के पूरा पेपर कमांड बनती है उसमें, टाइम मैनेजमेंट होता है। और लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए, तो लास्ट टाइम पे जो ट्रिकें आपने बनाई हैं, उनको ज़रूर दोहराएँ। आपने बनाई हैं या कहीं से आपको मिली हैं, यूट्यूब पे या कहीं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप यहाँ ट्रिक ज़रूर दोहराएँ। क्योंकि ट्रिकों में क्या होता है, आपने जो याद की होती है, वो ट्रिकें भूल जाते हैं, तो उनको ज़रूर दोहराएँ। रिवीजन दें, टेस्ट दें, रिवीजन दें। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आप सब्जेक्ट को अपना जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी है ज्योग्राफी उसको खत्म करें, फिर टेस्ट दें, उसको फिर रिवीजन करें। ठीक है? तो आइए हम कुछ सवालों पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा सामने है यूपीपीएससी जो है, यूपीपीसीएस का 2018 का प्रीलिम्स प्रथम प्रश्न पत्र है जीएस का और ये 28 अक्टूबर 2018 को कंडक्ट हुआ था। तो इतिहास के प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला ही सवाल है, थोड़ा-सा हम इनको ज़ूम करेंगे ताकि अब आप बताइए इसमें कि निम्न में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वात्स्ययनी है, मैत्रेयी है, तैत्तिरीय है और काटक है। तो आप इसमें देखिए कि इसमें पहला ही इसमें विकल्प जो है सही बताया आयोग ने। तो उसमें जो इसकी जो व्याख्या है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो है ही है इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन से पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और जो व्याख्या है इससे पता चलता है कि जो और विकल्प हैं, जो सही विकल्प है वो तो ठीक है, उसके बाद जो विकल्प है यजुर्वेद की 2 शाखाएँ हैं। आप यही समझ लीजिए यजुर्वेद की 2 शाखाएँ हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष संहिता को वात्स्ययनी कहा गया है, ठीक है? और जो एक खास बात ये है यजुर्वेद जो केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य में है। अब आप लोग कमेंट में उत्तर कर बताइए कि गद्य और पद्य की शैली क्या कहलाती है? जो काव्य जो हैं गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखी जाती है, उस शैली को हम क्या कहते हैं? कमेंट करिए आप लोग। अब अगला है कि निम्नलिखित में नीचे दिए गए नीचे दिए गए प्रश्न 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। कथन क्या दिया गया? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुआ। दूसरा कारण क्या है? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक है? राजनीतिक एकता नहीं थी तभी तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो इसमें आप देखेंगे कि कथन कारण दोनों सही हैं। कथन कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो यही वाला सही हो गया। क्योंकि जब राजनीति उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। तुर्की आए, आक्रमण किए और सफल हो गए।
अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या भी देखिए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, इसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ, अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की जो सैन्य रणनीति थी, सैन्य संगठन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। तो यहाँ पे कथन करण दोनों सही होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित मंदिरों के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आप देखिए आर्ट एंड कल्चर से मंदिरों के कालानुक्रम यानी कौन सा मंदिर पहले बना और कौन सा मंदिर बाद में बना। एक बृहदेश्वर मंदिर है राजराज प्रथम का तंजौर में, गंगे कोंड चोलपुर मंदिर है, और एक इधर विकल्प है, ठीक, महाबलीपुरम यानी पैगोडा वाला महाबलीपुरम तटीय मंदिर है और सप्त पैगोडा है। अब इनका क्रम क्या है, तो यहाँ पे आप ये वाला विकल्प सही दिखाया है, 4-3, पहले ये बना फिर ये बना, पहले 4 फिर 3 फिर एक और 2। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इनके क्रमों को। कालानुक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण सप्त पैगोडा सबसे पहले बना है मामल्य शैली में, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राजराज शैली में, राजसिंह शैली में, और यहाँ पे सन भी दिए हैं, बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय में है, और गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर जो है राजेंद्र प्रथम के। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दो चीजें मैंने देखी हैं कि राजेंद्र प्रथम और ये राजराज प्रथम, इनको अक्सर पूछा जाता है। आर्टिकल्चर में मंदिरों के निर्माण से संबंधित पूछा जाता है। एक तरफ मंदिर का निर्माण दे देंगे, एक तरफ राजवंश दे देंगे या राजा दे देंगे, मैच करना होता है। अगला आप प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। खारवेल है, अशोक है, हर्षवर्धन है और कनिष्क है। तो यहाँ पे खारवेल, यहाँ पे उत्तर नंबर ए खारवेल है। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से चेदी शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। ये अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, खारवेल का। ठीक है, अगला है, तो अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज है जो है मध्य पाषाण काल है, सिंधु सभ्यता है, ये चीजें पाषाण काल से संबंधित चीजें पूछी जाती है। औदे है, बौरी है, बागौर लखनिया है, तो सी बागौर राजस्थान का है। पशुपालन के लिए सच नर्मदापुरम जिले में, आदमपुर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज है। अब सूची मिलाने के लिए आ गया यहाँ पे, अब देखिए सूची मिलाना है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के शासनकालीन नरेश हैं और यहाँ उनके राज्य हैं, जैसे धनंजय है, नीलराज प्रथम है, नीलराज है, उग्रसेन है और विष्णुगोपा है। यहाँ पे अवमुक्त है, कांची है, कुशलपुर है, पालक्का है। तो इसको इन्होंने मिलाया है। यहाँ पे आप देखें कूट दिए गए हैं। अब यहाँ किन कूटों का प्रयोग करते हुए इसको मिलाया गया है। तो धनंजय को कुशलपुर से मिला है, नीलराज को अवमुक्त से मिला है, उग्रसेन पालक्का और विष्णुगोपा कांची। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो केंद्र हैं उसमें पूछा गया है कि कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और जो पुरातत्व स्थल हैं वो खूब पूछे जाते हैं, जैसे कालीबंगा है, लोथल है गुजरात का, आलमगीरपुर है, हुलास है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इन्होंने बताया सही, तीसरा और चौथा ये दोनों। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ का, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात में है, ये दोनों चीजें हैं। इन अब आप लोग बताएंगे कि लोथल जो है, कमेंट करके बताइए किस नदी के किनारे है। ठीक है, आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है कमेंट करने के लिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है लोथल। अब इन्होंने उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में, हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आई हैं, मेरठ और हुलास सहारनपुर का। ठीक है, अगला प्रश्न है,
आप ये पीवाईक्यू पूरा देखेंगे तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ दी गई वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे द्वारा अलग से आपको मिलेंगी। निम्नलिखित में कौन सी संस्था विदेशी व्यापार संबंधित है? श्रेणी है, नगरम है, नानादेशी है और मणिग्राम है। तो उत्तर यहाँ सी और डी है। ऐसा ऐसा आयोग नहीं करता है कि सी और डी दोनों सही हो। आयोग तो एक ही उत्तर देता है और फिर उसके बाद संशोधित उत्तर आंसर की भी नहीं देता है और वो मान लेता है कि जो भी है। लेकिन ये सोच से पता चल ही जाता है कि कौन सा उत्तर उन्होंने माना है। श्रेणी एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति है। अब यहीं पे विदेशी व्यापार की बात की गई है। तो श्रेणी एक प्रकार के अम, जो है व्यापार करने वाले लोगों की समिति है। नगरम व्यापारियों का स्थानीय संगठन को कहा जाता था। इस प्रकार संगठन कांची और मलपुरम के में विद्यमान है। लेखों में से हमें विभिन्न व्यापारी संघों के विषय में जानकारी मिलती है। व्यापारी संघ है मणिग्राम, नानादेशिस और ये बंगेलिंग बलंगे है और वलंजियर इदंगे, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे ये दो चीज मणिग्राम और नानादेशिस, ये दोनों चीजें यहाँ पे विकल्पों में सही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है डिलीट हुआ होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराने जाने की जानकारी किस लेख में मिलती है? तो यहाँ पे सारनाथ लेख है, विष्णुनगर लेख है, अयोध्या लेख है, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा यही अभी आपने पढ़ा था, खारवेल वाले चेदी वंश के खारवेल। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अध्याय लेख से ज्ञात होता है इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि एक राजा अपना जो घोड़ा है वो छोड़ता था और वो जहाँ से वो निकल के जाता था, जिस साम्राज्य से जिस राज्य से, वो राज्य उसी राजा को हो जाता था जिसका घोड़ा है। अगर कोई इसका विरोध करता था घोड़े को पकड़ता था, फिर उसकी उससे युद्ध होता था और युद्ध के बाद डिसाइड होता था कि कौन किसका साम्राज्य लेगा। अगला सवाल मध्यकालीन भारत से है। तो आप देखेंगे 9 आए हैं प्राचीन काल से 2018 में। ठीक है, 9 प्रश्न हो गए प्राचीन काल से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू में है, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिला दरवाजा जो गौड़ में है, तीन दरवाजा जो है अहमदाबाद में है। तो इसका उत्तर सही है ये। अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है। अजीना मस्जिद जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल के पंडुआ इसमें है। जामी मस्जिद भी बोलते हैं इसको। और भग्नावशेष है, यानी कि टूट फूट के बाद मतलब जो है स्थिति उसकी ऐसी ही है कि अवशेष के रूप में है, प्राप्त हो रही है। अगर यहाँ आप देखेंगे कि इसे 1364 से 1374 के मध्य बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने बनवाया था। ठीक है, ये सिकंदर शाह का शासन काल दिया गया है। निर्मित किया है। मस्जिद में सिकंदर शाह की कब्र भी है। अब आपसे पूछे जाए सिकंदर शाह की कब्र कहाँ है? सिकंदर शाह की कब्र अदीना मस्जिद में। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इसमें कई भाग पुराने हिंदू मंदिर और महलों के अवशेष हैं। अब हिंदू मंदिर और अवशेषों के ऊपर ही तैयार किया गया होगा, इसीलिए अवशेष भाव मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास है, उनकी यहाँ पे रचना दी गई है ध्रुवदास की, भगत नामावली है। नावादास की भक्तमाल है, रसखान की रसिक प्रिय है और उस्मान की चित्रावली। तो यहाँ ऑप्शन सी है, रसखान की रसिक प्रिय नहीं है। रसिक प्रिय आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। रसिक प्रिय आचार्य केशव दास की है। केशव दास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्र का कवि प्रिय। ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, आचार्य केशव दास की है। अगला सवाल देखेंगे हम। नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक कथन है एक कारण है। आप पहले कथन को पढ़ेंगे। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। मध्यकाल में अनेक संस्कृत की संगीत पर संस्कृत में लिखी गई जो पुस्तकों हैं उनका फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, अब कारण देखते हैं। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा जाता था, के शौकीन थे। अब इसमें विकल्प दिए जाते हैं कि दोनों सही हैं, सही व्याख्या करते हैं, तो ए सही है आर गलत है, इस तरह से। तो हम देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। मध्यकाल में संगीत पर पुस्तक लिखी है, इनका फारसी में अनुवाद किया गया है, यानी कथन सही हो गया हमारा। कथन हमारा सही है। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों की रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था। फुरसत तुगलक व सिकंदर लोधी विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न पुस्तकों क्षेत्रों में पुस्तकों का फारसी अनुवाद कराया उन्होंने। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी पुस्तकों को उन्हें फारसी अनुवाद करवाया था। तो इसके हिसाब से क्या है, कथन सही है। अब इसमें उन्होंने बी उत्तर माना था
कथन सही है, कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये चकला है क्या? चकला परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था। सूबा परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ऊपर में से कोई नहीं। एक चीज ये देखिए कि जैसे कि यहाँ पर उत्तर उन्होंने सी दिया है, जहां तक मैं समझता हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो पीसीएस का एक एक मतलब पैटर्न है ये पिछले कई सालों में, कि जिस विकल्प में सबसे ज्यादा, जैसे यहाँ पे इतने ही शब्द हैं, इसमें भी इतने ही शब्द, इतने ही, जिस विकल्प में सबसे ज्यादा शब्द होंगे वही उत्तर होगा। जैसे इसमें, क्योंकि अगर छोटा विकल्प हो सकता था तो वही रखते, क्योंकि इस प्रश्न में ये होना जरूरी था, या तो सभी विकल्प लंबे लंबे बनाते। तो यहाँ पे मैं तो ये देखता हूँ कि पैटर्न की जिसमें ज्यादा शब्द है वही उत्तर है। आरओ में भी कई सवाल ऐसे थे। अब हम देखेंगे मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित थी। प्रत्येक परगना के अंतर्गत अनेक गांव आते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का गठन किया गया था। अतः ये सूबा और परगना के मध्य की क्षेत्रीय इकाई थी। समझ लीजिए इसमें क्या है। मुगल काल की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था, यानी कि सूबा सबसे ऊपर था, फिर सरकार था, और फिर परगना था। ठीक है, मुगल काल में ये चीज पूछ लेता है क्रम से लगाने के लिए। ये मुझे साल नहीं याद आ रही, एक सवाल पूछा गया था। सूबा, सरकार, परगना को, तो सूबा सबसे ऊपर है, सरकार है और परगना है, इसका क्रम पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ बताना है प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। परगना के नीचे गांव थे, तो गांव सबसे छोटी इकाई होगी। शाहजहां के समय में परगनों को मिलाकर, यानी कि इन इसको मिलाकर, परगनों को मिलाकर एक नई इकाई बनाएगी चकला। ये सूबा और परगना के बीच की थी। ठीक है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेश मुखी था, चौथ था, अवाब था, जमादानी था। तो इसका आंसर है बी, चौथ। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन दिया जाता। मराठा आक्रमण नहीं करेंगे, चौथ अगर जो राज्य दे देगा उस पर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने, सलीमा सुल्तान हैं, जीजीअंगा हैं और महामनगा हैं। तो इसका डी है, महामनगा। महामनगा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल का नामक मदरसा का निर्माण महामनगा मुगल सम्राट अकबर की धाय माँ ने कराया था। खैरुल मंजिल मदरसा था जो शिक्षा के लिए जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ खैरुल मंजिल का नाम, मस्जिद का नाम दे दिया है, लेकिन यहाँ पे मदरसा भी था जो शिक्षा के लिए जाना जाता था। अब यहाँ पे उगमुग मिलाना है, रियासत है, शासक है एक तरफ, और पूछ रहे कौन सा सही नहीं है। देवगिरी रियासत का शंकरदेव बताया गया, वारंगल का रामचंद्र देव, होयसर का वीर बल बल्लाल है, और मदुरा मदुरा का वीर पांड्या है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया है वारंगल का रामचंद्र देव। ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव, ठीक है, शंकर देव था। और जो तेलंगाना के काकतीय वंश का शासन था, यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। यही वो कोनूर गुहिरा जो उसे दिया था मलिक काफूर को। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद सार, जिसे रंगीला, जहांदार शाह, लंपट मूरख भी कहते हैं, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह। ठीक है, तो इसमें इनको क्रम से लगाना है। मुगलों के जो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनको क्रम से लगाने को पूछ लेता है। तो इसमें सबसे पहले जहांदार शाह आएंगे, लंपट मूरख, फिर आएंगे मोहम्मद शाह, रंगीला, रंगीला बादशाह। इन्हीं के समय में तो हुआ था 1739 में।
इन्हीं के समय में 1739 में युद्ध हुआ था, जिसमें फतेह हाउस यानी मयूर सिंहासन लूटा गया था, नादिर शाह आया था, फिर उसके बाद अहमद शाह आएंगे और उसके बाद आलमगीर द्वितीय आएंगे। ठीक है, आधुनिक भारत में आ जाते हैं। कथनों पे कथन और कारण दिया गया है, तो इसमें हम देखते हैं 1946 में मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। अब देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये आर दोनों सही है, व्याख्या करता है, आर दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं करता है, तो व्याख्या नहीं करने वाला ही विकल्प है। अब इसमें देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण को न मानने पर के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। जुलाई 1946 में जब नेहरू ने कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह बा और शाह के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। अब आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए कि सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाई। ठीक है, इसी को दूसरा रूप है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और एक इन्होंने मनाया था मुक्ति दिवस। तो आप बताइए कि मुक्ति दिवस और कार्रवाई दिवस कब कब मनाया कांग्रेस ने। तो ठीक है, ये आपके लिए कमेंट करने के लिए होमवर्क है। आप कमेंट करिए कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस एक ही चीज है कब मनाया, और मुक्ति दिवस कब मनाया था। ठीक है, मुक्ति दिवस इससे पहले बनाया, मैं हिंट दे रहा हूँ, मुक्ति दिवस इससे पहले बनाया था। तो बाद में वायसराय के कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार को बनाने का निमंत्रण दिया, इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, लेकिन इसने अस्वीकार कर दिया। बाद में वायसराय पुनः सुझाव देने पर मुसलमानों के हितों को रक्षा करने के लिए अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो कथन कारण दोनों सत्य हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम, यानी आप देख रहे क्रोनोलॉजी कितनी पूछी जा रही है। हंटर आयोग, हंटर कमीशन, सैडलर आयोग, बुट का डिस्पैच पत्र और सार्जेंट। तो इसमें आप देखेंगे क्रोनोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर डी विकल्प दिया गया है। आप देखें बुट का घोषणा पत्र 1854 में आया था, डलहौजी के समय में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ज बोर्ड द्वारा 1854 में जारी किया गया था। हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1882 में। सैडलर आयोग 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। सार्जेंट आयोग वर्ष 1944 में प्रस्तुत किए गए थे। इस समय ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। तो विकल्प डी सही है इसका। अगला है, निम्न नेताओं में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत। अभिनव भारत जो है इसका है भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर हैं, नरेंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। तो ये विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे 1904 में नासिक में बीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत नाम दे दिया था। एक क्रांतिकारी संस्था है, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। एक ये हो गया, एक वो शस्त्र लूटा गया था, शस्त्रागार पे हमला किया गया था, वो 1930 वाला। निम्न कथन निगमों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? संताल विद्रोह है, कोल विद्रोह है, खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह। तो डी इसका सही है, अहोम विद्रोह 1815 में नहीं है, 1828 में है। गोमदर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब अहोम विद्रोह क्या था वो भी देख लीजिए आप। अहोम विद्रोह क्षेत्र के लोगों द्वारा अहोम विद्रोह का प्रारंभ किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया गारो खासी जयंतिया मेघालय में गारो खासी और सिंह लोगों ने खासी विद्रोह किया था। खासी विद्रोह कब? 1829 से 33 तक। कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में सिद्धू और बुद्धो भगत ने किया था। गंगा नारायण भी इसमें शामिल थे। 1855-56 में संताल विद्रोह था। एक आदिवासी में सिद्धू कानू इसमें शामिल थे। ठीक है, निम्न वायसेना में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली
संस्था का कर उपहास किया था। आंसर तो इसका डफरिन ही है, लेकिन आगे हम उसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जो संस्था स्थापित हुई थी, डफरिन ने उसमें कहा था कि सुंदर संस्था है, और कर्जन क्या कह रहा था कि लड़खड़ा रही है, मृत्यु देखेगा वो कांग्रेस की। निम्न कथनों पर कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। संबलपुर, इसका नेतृत्व कौन? संबलपुर में जो हो रहा था उसका नेतृत्व गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर में गुलाब सिंह, लखनऊ में लियाकत अली। तो लियाकत अली इलाहाबाद के थे, प्रयागराज से संबंधित थे, तो उनका संबंध डी आंसर गलत है इसमें, वही है सही है।